हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे और मज़ेदार होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज मकर संक्रांति है। तो आज आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मकर संक्रांति है, इस मकर संक्रांति में डुबकी लगाइए और सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस धर्म से हो, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को प्रणाम कीजिए और बोलिए कि इस वर्ष हम लोग का सफलता का वर्ष हो और इस वर्ष हम लोग अपने सपने को साकार कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन को। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं डबल ए को एग्जाम को लेकर के। ठीक है, डबल ए का एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का अभी जो चल रहा है, ये हम लोगों का डबल ए का टारगेट बेस चल रहा है, जिसमें हम लोग का मेन उद्देश्य है कि डबल ए के पेपर में 80 में 80 लाना है। ठीक है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का मेन टारगेट है कि 80 में 80 लाना है, यानी कि 40 का 40 क्वेश्चन सही करना है। और इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी हर एक चैप्टर को, जो भी आप लोग का सिलेबस में मेंशन है, हर एक चैप्टर को पूरे डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं। और चैप्टर को समझने के बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिलसिला हम लोगों का अब जल्द ही समाप्त होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग जितने भी सिलेबस में सब चैप्टर थे लगभग सभी को समाप्त करने के दौर में है। और कुछ दिन में आपको सारे जो चैप्टर हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और हम लोग इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब पर डिस्कशन करेंगे। और जैसे ही हम लोग का वो सिलसिला खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर पर डिस्कशन करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग का 80 में 80 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ही वीडियो सीरीज को आप लोग हर एक वीडियो सीरीज को देखिए। ठीक है, जितना भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप लोग देखिए कि सीरियल वाइज जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग अगर हर एक वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि A to Z प्रिपरेशन हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो बस मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा सकता था, बस प्रीवियस ईयर पेपर और एक्सपेक्टेड पेपर। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, और अगर वे लोग अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर एमसीक्यू को सोल्व करे या फिर पढ़े, तो उनका बेसिक कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एकमात्र मैं ही हूँ इस ओपन प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत विद्वान नहीं समझता हूँ, लेकिन हूँ कि इस वक्त आप लोगों को मैं पूरा का पूरा चैप्टर समझाने की जिम्मेवारी उठाया हूँ, हर एक चैप्टर को समझाने का जिम्मेवारी उठाया हूँ। नहीं तो आज क्या करता, मैं चाहता तो बस आप लोगों को एक्सपेक्टेड पे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा करके छोड़ देता, लेकिन नहीं, मैं तीनों बीड़ा एक साथ उठाया हूँ कि मैं सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके बाद मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि हम लोग अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग का 80 में 80 आएगा, 80 आउट ऑफ 80 मेरे ही सेशन में से। जितना भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट को जाइए, और प्लेलिस्ट में आप लोग एक नंबर का वीडियो से लेकर के जब जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप नहीं करना है, हर एक वीडियो को देखिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट, मैं आप लोगों को उसमें इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को मैं पूरा ओवरऑल इस प्रकार से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रिपेयर करा रहा हूँ कि आप लोगों का 80 में 80 आना चाहिए। दोस्तों, माँ बाप का सपना है, साकार करना है, चीज़ों को गहराई तक घुसना होगा, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है।
एक बार जो भी आप लोगों को टाइम मिला डुबकी लगा लीजिए, इस पेपर पर डुबकी लगा दीजिए एकदम पूरा। जिस प्रकार से आप लोग प्रीलिम्स निकालने के लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश में डुबकी लगाएं, तो उसी प्रकार से एक बार डुबकी लगाना पड़ेगा। बस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और मतलब एमसीक्यू और सॉल्व करने से नहीं होने वाला है, एक बार डुबकी लगाना ही होगा, किसी भी हालत में एक बार डुबकी लगाइए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरे ही चैनल में पढ़िए, आप लोगों को जो चैनल बढ़िया लगे उस चैनल से पढ़िए, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़िए, अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए एक बार। बहुत कम टाइम है दोस्तों, मेरे दोस्तों आप लोगों के पास बहुत कम, ना के बराबर टाइम है, ठीक है। और मैं इतना कम टाइम में आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाने का जिम्मा उठाया हूँ, तो मुझे आप लोग फॉलो कीजिए, देखिए हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ उसको सोल्व कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराऊंगा, उसको भी सोल्व कीजिएगा। फिर एक्सपेक्टेड पेपर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओवरऑल तैयारी अगर करना है दोस्तों, तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। मेहनत का कोई, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता है। आप लोगों को अगर सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए विकल्प मत ढूंढिए, मेहनत करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। मैं आप लोगों के लिए डेली कम से कम 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि 2 या फिर 3 वीडियो अपलोड करने का। तो आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरे पे विश्वास करना होगा, एक बार मेरे पे विश्वास एक बार करके देखिए, आप लोगों को मैं निराश नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं ओपन प्लेटफॉर्म में कि आप लोगों को 80 में 80 दिलाऊंगा, तो मैं पक्का दिला के रहूंगा। अगर मेरे अंदर इतना क्वालिटी कैपेसिटी नहीं होता तो मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म में वादा नहीं करता। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे वादा कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसका आप वीडियो को कट करके रख सकते हैं, और बाद में मुझे वापस करके दिखा सकते हैं कि सर आपने क्या कहा था कि आपका सेशन से क्वेश्चन नहीं भिड़ा। ये आप हम लोग, आप मेरे को दिखा सकते हैं, अगर मेरे बातों पे आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार विश्वास करना होगा मेरे ऊपर। मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म में जब इतना मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को प्लीज एक बार कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे ही चैनल से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए, अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो। और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं और बहुत पहले पढ़ चुके हैं, भूल गए हैं, तो एक बार जरूर रिवीजन कीजिए उसको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का अलग ही मजा है, फिर एमसीक्यू करने का अलग अलग मजा है, एक्सपेक्टेड पेपर को डिस्कशन करने का अलग मजा है। लेकिन एक बार चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। आप लोगों को एक बार मेहनत करना होगा, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, और मेरा टेलीग्राम का नाम है AAO SSC CGL 2022-23 बाय कॉमर्स फाउंडेशन जीके, बाय कॉमर्स फाउंडेशन जीके। इस चैनल को आप लोगों को एक बार देखिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर जुड़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बातें नहीं करके काम की बातें करते हैं, चैप्टर की बातें। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर को डिस्कशन कर चुके हैं, और आज हम लोग पहुंचे हैं एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिप्रेसिएशन, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेसिएशन को लेकर के। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, डिप्रेसिएशन क्या होता है, पहले समझते हैं कि डिप्रेसिएशन होता क्या है, ठीक है। देखिए डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन डिप्रेसिएशन को ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ह्रास कहते हैं, ठीक है, ह्रास कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिप्रेसिएशन होता क्या है, ह्रास क्या होता है, ये डिप्रेसिएशन होता क्या है ना। ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेसिएशन है, जान के रख लीजिए, ये डिप्रेसिएशन है। डिप्रेसिएशन का मतलब होता है देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर से समझाना चाहता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि आप 2015 में एक बाइक खरीदे हैं, ठीक है। आप 2015 में एक बाइक खरीदे हैं, मान लेते हैं कि 80,000 में। 80,000 में आपने एक बाइक खरीदा था 2015 में, और आज चल रहा है आपका 2023। अगर 2023 में आप इस बाइक को सेल करना चाहेंगे, तो क्या आपको 80,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आपको 30,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 30,000 मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि जो आपका संपत्ति का मूल्य था, इसके मूल्य में जो कमी हुआ उसी को ह्रास कहते हैं। अगर हम लोग सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो ह्रास किसे कहते हैं? तो अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में कमी को ह्रास कहते हैं, ह्रास कहते हैं। सिंपल सी बात है।
कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हरास लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है ना। जैसे कि इसका निरंतर उपयोग, बाजार मूल्य में कमी, है ना, घिसावट एवं क्षय, घिसावट एवं क्षय, जो आप यूज करेंगे तो उसमें घिसावट होगा या फिर उसका उसमें कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति होगी, क्षति होगा, है ना, घिसावट एवं क्षय। तो बहुत सारा कारण हो सकता है, कारण एक नहीं है, बहुत सारा कारण हो सकता है। यानी किसी भी ना किसी कारण से अगर उसका मूल्य गिर रहा है, घट रहा है, तो उसी को हम लोग ह्रास कहते हैं। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ह्रास होता है ये कोई एक दिन में होने वाला घटना नहीं है, ये निरंतर समय के साथ साथ उसके दाम घटते 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 जाता है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने ये बाइक खरीदा था 2015 में, ठीक है, 80,000 में खरीदा था, 80,000 में खरीदा था। अगर आप एक साल बाद उसको बेचना चाहते हैं, मान लेते हैं कि 2016 में बेचना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इसका आपको 60,000 मिलता। ठीक है, 2017 में बेचना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसका दाम आपको 15,000 मिलता। 2018 में बेचना चाहते हैं तो हो सकता है इसका दाम 40,000 मिलता, है ना। इस प्रकार से उसके मूल्य में समय के साथ साथ धीरे धीरे घटते 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 जाता है। और जो कमी हो रही है यानी कि जो घट रही है उसी को हम लोग डिप्रेसिएशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेसिएशन यानी कि ह्रास कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो डिप्रेसिएशन है ये किस पर लगता है, ये जो डिप्रेसिएशन है ये लगता है अस्थायी संपत्ति पर। किस पर, अस्थायी संपत्ति पर। अस्थायी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों फिक्स एसेट्स। किस पर लगता है, फिक्स एसेट्स। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि सारे फिक्स एसेट्स पर नहीं लगता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका पास कोई जमीन था, मान लेते हैं आपने एक भूमि खरीदा, जमीन खरीदा, आपने एक जमीन खरीदा, मान लेते हैं कि 2015 में एक जमीन खरीदा, मान लेते हैं कितना में, 10 लाख में। ठीक है, 10 लाख में। और अब चल रहा है 2023, ठीक है, 2023 चल रहा है। अगर 2023 में अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आपको मान लेते हैं कि इसका भी मिल रहा है आपको 18 लाख रुपया। तो आप बोलेंगे कि देखिए आपने तो बताया कि अस्थायी संपत्ति पर डिप्रेसिएशन होता है, लेकिन ये कैसा हुआ, इसमें तो बढ़ गया, घटा नहीं। बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ऐसी संपत्तियां हैं जिनका दाम बढ़ता है ना कि घटता है। ठीक है, जैसे लैंड हुआ, जैसे गोल्ड हुआ, जैसे सिल्वर हुआ, जैसे सिल्वर हुआ, इन सब का दाम घटता नहीं है, बल्कि डिप्रिसिएशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, यानी कि बढ़ोतरी होता है। इसको बोलते हैं ह्रास, मतलब घटना। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका दाम बढ़ता है तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं करते, उसको हम लोग एप्रिसिएशन करते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डिप्रिसिएशन जो है इसका जिक्र कहाँ पर है। तो आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा एएस का नाम, मैंने एक सेशन लिया है एएस। एएस का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम होता है। तो एएस जो 10 है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नंबर 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में डिप्रिसिएशन का जिक्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिप्रिसिएशन का जिक्र किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में इसका जिक्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पर हम लोग अभी डिप्रिसिएशन को समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग दो चार शब्द को और समझते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग समझे डिप्रिसिएशन जिसका बोलते हैं ह्रास। ठीक है, एक हम लोग क्या समझे, डिप्रिसिएशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है हम लोगों का, है ना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ह्रास। क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, ह्रास, है ना, ह्रास। दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों डिप्लेक्शन, 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 डिप्लेशन, है ना, डिप्लेशन। तो डिप्लेशन का मतलब होता है रिक्तीकरण, रिक्तीकरण। और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का मतलब होता है प्रत्युत्सर्जन, प्रत्युत्सर्जन। ठीक है, इन तीनों को हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है और किस पर कौन सा लगता है। और एक देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एप्रिसिएशन। ठीक है, बढ़ोतरी, एप्रिसिएशन या फिर बढ़ोतरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग देखे हैं कि अभी जो है, जैसे कि लैंड हुआ, लैंड हुआ, गोल्ड हुआ,
सिल्वर हुआ, या फिर कोई आपके पास बहुमूल्य धातु है या फिर बहुमूल्य वस्तु है ना, तो इन सब चीज़ों में क्या मूल्य बढ़ता है, बढ़ोतरी होता है, ना कि घटता है। और देखिए किसका किसका मूल्य घटता है, डिप्रेसिएशन किस पर लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे प्लांट एंड मशीनरी हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, है ना, बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, फर्नीचर हुआ, इक्विपमेंट हुआ, औजार इक्विपमेंट, तो इटीसी इन सारे चीज़ों का मूल्य घटता है, यानी डिप्रेसिएशन होता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा मेरे प्यार दोस्तों रिक्तीकरण। रिक्तीकरण का मतलब होता है धीरे धीरे वो कम हो रहा है, घट नहीं रहा, वो मतलब एकदम समाप्त होते जा रहा है। इसको हम लोग समाप्तिकरण भी कहते हैं, समाप्तिकरण, समाप्तिकरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ऐसे चीज हैं जिनका दाम एकदम धीरे धीरे, दाम नहीं, वो चीज ही घटते घटते जा रहा है। बात समझिए, वो जो चीज है वो घटते 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 एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि जो हम लोगों का तेल है, हम लोग का जो नेचुरल ऑयल है, जैसे हम लोग का कोयला है, कोयला, जैसे हम लोग का कोयला हुआ, जैसे जो भी हम लोग के खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, तो इन सब चीज़ों का दाम डिप्रेसिएशन नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ डिप्रेसिएशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन कहने का मतलब ये समाप्ति हो रहा है, धीरे धीरे घट मतलब खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए मैंने चारों शब्द को आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक होता है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का मतलब होता है प्रत्युत्सर्जन। प्रत्युत्सर्जन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा चीज है ना, जैसे कि अमूर्त संपत्ति का आप लोग नाम सुने होंगे। अमूर्त संपत्ति जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जिसका जो है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे कि आपका पेटेंट हुआ, गुडविल हुआ, इन सब चीज, ट्रेडमार्क हुआ, ये सारे चीजों को हम छू नहीं सकते हैं। तो इन सब चीजों में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्युत्सर्जन, यानी कि एमोटाइजेशन। जैसे कि आपका हुआ गुडविल, यानी कि ख्याति हुआ, ख्याति हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ। तो इन सब चीजों का, इन सब चीजों के लिए जो शब्द लगता है उसको बोलते हैं प्रत्युत्सर्जन, यानी कि एमोटाइजेशन। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को चारों शब्द पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ये चारों शब्द लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। जब हम लोग डिप्रेसिएशन को पढ़ रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम लोग को अधूरा अधूरा लगेगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग डिप्रेसिएशन को पूरा पूरी समझ रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज हम लोग देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये जो डिप्रेसिएशन है, तो डिप्रेसिएशन ऐसा जरूरी नहीं है कि वस्तुओं पर लगे, है ना, और संपत्तियों पर लगे, इंसान पर भी लगता है। जैसे कि हम लोग का भी जो होता है पहले जन्म होता है, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ोतरी होते हैं, है ना, और एक टाइम आता है उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिप्रेसिएशन मतलब घटते 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 समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हर एक चीज में लागू होता है। एक बहुत अच्छा कहावत है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना, ये प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होगा। सारे चीजें जैसे कि आप आज एक कोई भी चीज लेके आए तो सब दिन वैसा नहीं रहेगा। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये सूरज, ये कोई चीज नहीं रहेगा। जो भी आप लोगों को दिख रहा है ये सब कुछ सब दिन के लिए नहीं रहने वाला है, एक लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से डिप्रेसिएशन जो होता है ना, कि सारे चीजें जितने भी चीजें हैं वो एक दिन ना एक दिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल जाएगी, समाप्त हो जाएंगे, है ना। इंसान में ये लागू होता है, मशीन तो एक कॉमन चीज है, आसान, मशीन तो एक आर्टिफिशियल और कहने का मतलब मैन मेड है, ह्यूमन मेड है ना, प्रकृति पर सब पर लागू होता है। बात समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब समझते हैं हम लोग कि डिप्रेसिएशन जो होता है तो इस पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, किस किस चीजों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं कि ह्रास को प्रभावित प्रभावित करने वाले तत्व, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिप्रेसिएशन। ठीक है, इस चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ह्रास को प्रभावित करने वाले, ह्रास को प्रभावित करने वाले तत्व,
तो ध्यान दीजिएगा, इनके तत्वों को हम लोग मुख्यतः 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में हम लोग इसको बांट रहे हैं, ठीक है। इसके 3 घटक या फिर 3 तत्व होते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सा है। पहला है संपत्ति की लागत, संपत्ति की लागत है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। दूसरा है हम लोगों का प्रत्याशित उपयोगी जीवन, यानी कि यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। और तीसरा जो है अनुमानित अवशेष मूल्य, अनुमानित अवशेष मूल्य, अवशेष मूल्य। अब हम लोग समझते हैं कि ये अवशेष मूल्य होता क्या है ना। अवशेष मूल्य, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो स्क्रैप वैल्यू है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए स्क्रैप वैल्यू होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2015 में आपने एक बाइक परचेज किया 80,000 में, ठीक है। अब देखिए ये बात बता रहे हैं हम आपको, मान लेते हैं कि 2035 तक इस बाइक को अगर बेच रहे हैं तो मान लेते हैं ये ठीक ठाक कंडीशन में है, चलने लायक ही, एकदम बहुत पुराना हो गया है, लगभग इसका 20 साल हो गया है, लेकिन तो फिर भी ठीक ठाक है, मतलब काम चलाओ है। तो अगर इस बाइक को अगर सेल करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि 10,000 मिलता है, 10,000 मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं कि इसमें और 5 साल बीत गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग 2040 का। तो 2040 में अब ये जो बाइक है ना, ये जो बाइक है ये अब चलने लायक नहीं बचा, एकदम सब लोहा लक्कड़ पूरा जंग लग गया, इंजन एकदम पूरा सीज कर गया, इंजन भी काम नहीं कर रहा है, इंजन का एकदम सब कुछ एकदम लो हो गया। तो उसके बावजूद भी इसका कुछ ना कुछ मूल्य बचेगा। मान लेते हैं कि इसका कबाड़ी मूल्य बचा है, कि आप इसको अगर लोहा के भाव पर बेचेंगे तोल करके तो फिर भी आपको 2,000 मिलेगा। तो जो इसका अंतिम मूल्य होता है, यानी कि जो चीज है अगर इसका एकदम समाप्ति के दौर पर जो भी इसको मूल्य मिले, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। यानी इसको हम लोग सिंपल भाषा में अगर बोलना चाहें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कबाड़ी मूल्य। क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं। स्क्रैप, इसको कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। और अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझना चाहें तो इसको हम लोग बोलेंगे कबाड़ी मूल्य, कबाड़ी वैल्यू, कबाड़ी। यानी कबाड़ी के पास अगर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं कबाड़ी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब उसका जीवन काल एकदम पूरी तरह समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो अवशेष बचता है, उस अवशेष का जो भी मूल्य होता है उसे कहा जाता है अवशेष मूल्य, यानी कि स्क्रैप वैल्यू। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बात हम लोग समझते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपने एक कार खरीदा, एक कार खरीदा 2010 में, 2010 में खरीदा। और मान लेते हैं ये कार खरीदा आपने 20 लाख में, कितना में खरीदा, 20 लाख में खरीदा, 20 लाख में, ठीक है। मान लेते हैं ये जो कार है 40 साल तक चला, है ना। ये जो कार है मान लेते हैं कि 2050 तक चला, 50 तक चला, ठीक है। 40 वर्ष चला, 40 वर्ष चला। अगर 40 वर्ष तक चला तो, और मान लेते हैं 40 वर्ष के बाद इसका वैल्यू हो गया आपका, मान लेते हैं कि एकदम ना के बराबर, जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन तो फिर भी बेचने से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। या फिर मान लेते हैं कि आपको कितना मिल रहा है, मान लेते हैं इसमें एक उदाहरण के तौर पर 2 लाख मिल रहा है, ठीक है, 2 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो मूल्य में कमी हुआ, कितना कमी हुआ, 18 लाख कमी हुआ। और कितने दिन में हुआ, 40 वर्ष में हुआ, ठीक है, 40 वर्ष में हुआ। तो 40 वर्ष तक इसका क्या था, यूजफुल लाइफ था। इतना दिन तक हम लोग इसको यूज किए, यूजफुल लाइफ था। अब यूजफुल लाइफ बीतने के बाद ये बन गया कबाड़ी।
और उसके बाद मान लेते हैं इसको बेचने पर हमको मिल रहा है 20,000 रुपया लोहा के भाव पर। 20,000 रुपये क्या मिल रहा है, कबाड़ी के वैल्यू, मतलब कबाड़ी के दाम पर। तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि एकदम चीज बेकार पड़ गया। तो अगर बेकार भी पड़ गया ना तो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। अगर लोहा के भाव पर बेचेंगे तो भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो देखिए डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, यानी डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला को देखते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला। तो डिप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में आप खरीदे हैं उसको कॉस्ट प्राइस, है ना, इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इनटू टाइम। और ये जो टाइम है ये हम लोगों का मंथ में भी रह सकता है, ईयर में भी रह सकता है, और डेज में भी रह सकता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अगर मंथ में है तो 12 देंगे, अगर मंथ में है तो, और अगर ईयर में है तो 365, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 365 दें चाहे ना दें, है ना। और अगर डेज में है, सॉरी डेज में है तो 365 देंगे, और अगर ईयर में है तो हम लोग उसको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अगर ईयर देंगे, ईयर में कुछ नहीं देंगे, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर मंथ में है, अगर मंथ में है तो 12 देंगे, और डेज में है तो 365 देंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिए, सिंपल सा बात है, जिसमें हम लोग परसेंटेज में निकालने सीखे थे वही फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एक मशीनरी का, एक मशीन हम खरीदे हैं, एक मशीन हम मान लेते हैं खरीदे हैं 1,00,000 में, ठीक है, 1,00,000 में खरीदे हैं। और इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मान लेते हैं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 5% पर एनम दिया है, ठीक है। और हमको इसका निकालना है 2 साल का डिप्रिसिएशन, 2 ईयर्स में कितना डिप्रिसिएशन होगा हमको निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन का, देखें अभी हम लोग। तो डिप्रिसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1,00,000 है, इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 5% है, डिवाइडेड बाई 100, और कितना दिन का निकालना है 2 साल का, तो 2 से गुना कर देंगे। नीचे में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ईयर है, अगर ईयर रहे तो कुछ नहीं देना है, अगर ईयर है तो किस लिए, इसलिए कुछ नहीं देते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर 24 महीना होता है 2 साल में, तो नीचे में देंगे 12, तो फिर करके फिर 2 ही हो जाएगा। इसलिए जब ईयर रहता है ना, तो जितना ईयर बोलेगा बस उतना गुना कर दीजिए, नीचे में कुछ मत लिखिए, है ना, नीचे में कुछ भी मत लिखिए। तो अब देखते हैं, चलिए कितना होता है अगर निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 जीरो कट गया, 5 दूना 10, है ना, 10, तो यहाँ पर 1,000 हो रहा है ना, 1,000 और 10 यानी कि 10,000 निकलेगा। कितना निकलेगा, 10,000 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग तो मैथ में महारत है ही है, तब जाके आप लोगों ने एसएससी क्वालिफाई किया है, तो आप लोगों के लिए तो ये आसान है। जो अकाउंटिंग टर्म में, अकाउंटिंग टर्म पर बात करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन पता ही है, तब जाके आप लोगों ने एसएससी को क्वालिफाई किया है ना। तो जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, मैं अकाउंटिंग पर बात करता हूँ। कैलकुलेशन पोर्शन आप लोगों को मैं हल्का फुल्का समझाऊंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ध्यान दीजिएगा। अब डिप्रिसिएशन निकालने के कितने विधियां हैं, मेथड्स ऑफ, हेडिंग हम लोगों का है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, है ना, डिप्रिसिएशन हिंदी में इसको बोलेंगे ह्रास लगाने की विधियां, ह्रास लगाने की विधियां, ठीक है। ह्रास लगाने की कितनी विधियां हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए टोटल आप लोगों के सिलेबस में बस 2 ही जानना है, 2 ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बेसिकली होता है 11 विधि, ठीक है। टोटल कितना विधि होता है, 11 विधि होता है। तो मैं एक बार आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए सिलेबस में बस 2 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार लिखा देता हूँ। चलिए, पहला विधि है, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। टोटल 11 विधि है, लेकिन आप लोगों का सिलेबस में बस 2 है, पहला 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। पहला का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसी का दूसरा नाम है मेथड, और इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। दूसरा है हम लोगों का रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसी का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरा का नाम है एनवीटी मेथड, एनवीटी मेथड। चौथा का नाम है डिप्रेशिएशन फंड मेथड, डिप्रेशिएशन फंड मेथड। पांचवा का नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। छठा का नाम है रिवैल्यूएशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड। सातवां का नाम है डिप्लेशन यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। आठवां है मशीन आवर मेथड, मशीन आवर मेथड। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मेथड है ये एमकॉम में पढ़ाया जाता है ना। एमकॉम, अगर आप लोगों का एमकॉम का सिलेबस रहता तो मैं पढ़ाता, लेकिन आप लोगों को आईकॉम का सिलेबस पढ़ना है, नहीं पढ़ना आप लोग का सिलेबस में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, द सम ऑफ द ईयर्स, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड्स। 10वां है द यूज और माइलेज मेथड, और लास्ट है ग्रुप डिप्रेशिएशन मेथड, ग्रुप डिप्रेशिएशन मेथड। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जो सिलेबस में है बस फर्स्ट 2 पढ़ना है, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है। ये सब आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, मैंने आप लोगों का सिलेबस पूरा बारीकी से देखा है, मुझे पता है। तो हम लोग दोनों पर चर्चा करते हैं कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो हम लोग दोनों का उदाहरण समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख रहे हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, और इसको समझने के बाद हम लोग सेकेंड वाला समझेंगे। तो एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने एक कार खरीदा 1 लाख में। कार 1 लाख में तो बेकार भी नहीं मिलेगा, 1 लाख का कार का उदाहरण लेना सही नहीं रहेगा। मान लेते हैं 10 लाख का कार खरीदे हैं। ठीक है, 10 लाख का कार खरीदे हैं, और इसमें दिया हुआ है कि इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है पर एनम। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम है। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो हम लोग चलिए निकालते हैं कि डिप्रिसिएशन किस वर्ष कितना लगता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर का, पहला साल का, तो फर्स्ट ईयर कितना लगेगा, 10 लाख
का 10%, 10 लाख का 10% कितना निकलेगा? 1 लाख निकला। तो पहला साल का डिप्रिसिएशन निकल गया 1 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर भी किस पर निकालेंगे? सेम उसी पर निकालेंगे, यानी कि 10 लाख का ही 10% निकालेंगे, है ना। तो हम लोगों का निकल जाएगा फिर से 1 लाख। अगर बात करते हैं थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर भी किस पर निकालेंगे? थर्ड ईयर भी हम लोग उसी पर निकालेंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग सिंपल समझ सकते हैं। जो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट की बात है कि हमेशा आपको प्रिंसिपल पर ही निकालना है, उसी प्रकार से आपको हमेशा इस कॉस्ट प्राइस पर ही निकालना है। ठीक है, तो फिर से निकालेंगे 10 लाख का 10%, तो हम लोगों का निकल जाएगा फिर से 1 लाख। यानी जितना बार निकालेंगे प्रत्येक बार हम लोगों का 1-1 लाख ही निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग का ये मेथड है तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है हम लोगों का रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और इसी का सेकेंड नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मेथड में क्या होता है, हम लोग सेम उदाहरण लेके देखते हैं। ठीक है, और हम ताकि हम लोग को पूरा समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि कार हम लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कार हम खरीदे हैं 10 लाख में। ठीक है, 10 लाख का कार है। ठीक है, 10 लाख का कार है। और इसमें भी सेम मान के चलते हैं कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मेरा सेम है, 10% पर एनम ही है। ठीक है, लेकिन मेथड कौन सा है? मेथड हम लोगों का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, उस बार का मेथड दूसरा था और इस बार का मेथड दूसरा है। तो सिंपल सी बात समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर पहले वाला को हम लोग समझ रहे थे कि वह सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये वाला हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बस ऐसा समझिए, बहुत आसान है। तो देखिए फर्स्ट ईयर कितना निकलेगा डिप्रिसिएशन? तो फर्स्ट ईयर हम लोग का डिप्रिसिएशन निकलेगा 10 लाख का, 10 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो 10 लाख का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1 लाख निकलेगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों जब हम सेकेंड ईयर निकालने जाएंगे, सेकेंड ईयर, तो हम 10 लाख पर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मेरा 10 लाख का कार था, 10 लाख का कार था, 10 लाख का कार मेरे पास था, जिसका 10% मेरा घट चुका है, यानी कि 1 लाख घट चुका है। तो अब मेरे पास कितना का बचा है? 9 लाख का बचा है। तो हम 9 लाख पर निकालेंगे। तो सेकेंड ईयर जो हम निकालेंगे किस पर निकालेंगे? 9 लाख का 10% निकालेंगे। तो हम लोगों का निकलेगा कितना? हम लोगों का 90,000 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 9 लाख का था, उसमें भी 90,000 घट गया। तो अब कितना बचा है? 8,10,000 बचा हुआ है। जो हम थर्ड 8,10,000, 8,10,000 बचा हुआ है, बिल्कुल सही। जो हम थर्ड ईयर निकालेंगे, तो थर्ड ईयर किस पर निकालेंगे? इस 8,10,000 का 10% निकालेंगे। तो मेरे पास कितना निकल के आएगा? 81,000 आएगा। तो इस प्रकार से जो मेथड होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए इसमें क्या होता है कि बार बार घटते घटते क्रम में घटते जा रहा है, और इसमें क्या था कि बार बार एक ही अमाउंट बार बार आ रहा है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर हम लोग, ध्यान दीजिएगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को अगर हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं, तो हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मानेंगे। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आप लोगों से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा, है ना। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा और आप लोगों से निकालना पड़ेगा, आप लोगों को निकालने कहा जाएगा, है ना। तो देखिए ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि मैंने एक बाइक खरीदा। ठीक है, मैंने एक बाइक खरीदा, 1,20,000 में खरीदा,
और कब खरीदा, मान लेते हैं कि मैंने इसको 2018 में खरीदा है, ठीक है, 2018 में, है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो लाइफ टाइम है यानी यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ मान लेते हैं 10 वर्ष दिया है, 10 ईयर्स, 10 साल तक ये चलेगा, ठीक है। और उसके बाद दिया है क्वेश्चन में कि जो इसका स्क्रैप वैल्यू होगा, इसके स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, 20,000 होगा, ये क्वेश्चन में दिया है। तो बताइए क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताइए कि अ, प्रति वर्ष कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है, प्रति वर्ष कितना ह्रास हो रहा है यदि, कौन सा विधि है, यदि अस्थाई यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, कौन सा मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि अस्थाई किस्त विधि है, किस्त विधि हो, विधि हो, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1,20,000 में हम खरीद के लाए हैं और ये लास्ट में कितना इसका दाम बचेगा, 20,000 का दाम बच जाएगा कबाड़ी मूल्य, यानी कि इसका दाम घटा कितना, 1,00,000 रुपया का जो दाम है ये घट गया। और ये घटने में कितना दिन लगा, 10 वर्ष लगा। तो 10 वर्ष लगा यानी कि प्रत्येक साल कितना घटा होगा, प्रत्येक साल 10-10 हजार रुपया घटा होगा। तो हम लोगों का क्या निकल गया कि पर ईयर का डिप्रिसिएशन, पर ईयर कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो पर ईयर डिप्रिसिएशन हो रहा है 10-10 हजार रुपया। इस प्रकार से हम लोग को निकालने के लिए कहा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। अगर चीज़ों को हम लोग गहराई से समझते हैं तो सारे चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग को कभी कभी ह्रास की गणना करनी पड़ सकती है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम लोग से कभी कभी कहा जाएगा कि बताइए कि कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालिए। ये तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकल गया, अमाउंट निकल गया ना। अब हम लोगों का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालिए। तो रेट कैसे निकलेगा, तो जितना लग रहा है यानी प्रत्येक साल कितना लग रहा है, 10,000 लग रहा है, किस पर, किस पर, 1,20,000 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, और इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 1,2,3,4, 1,2,3,4 यानी 100 डिवाइडेड बाय 12। आप सब समझदार हैं, गणित पढ़े हुए हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको 4 से काटिए 3 बार में कटेगा, 4 25 बार में कटेगा ना। तो इसका कितना निकलेगा, 8 तिया 24 ना। अगर मैं काटने में सही कर रहा हूँ तो 4 से काटें तो 4 तिया 12, 4 25, हाँ, 4 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, लगभग इतना परसेंट के दर पर निकलेगा पर ईयर, पर एनम, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तो सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना। और जब भी पूछेगा जान के रख लीजिए, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पर कभी नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका, है ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों का बेसिक टेस्ट मैथमेटिक्स टेस्ट नहीं है, इस पेपर का मेन उद्देश्य आप लोगों का है अकाउंटिंग टेस्ट। अकाउंटेंसी से कितना आप लोगों को, अकाउंटेंसी के बारे में कितना आइडिया है, मैथमेटिक्स के बारे में कितना आइडिया है, अगर आप लोगों को ये चेक करना रहता तो फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता था। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पूछेगा, आप लोगों को पूछेगा कि किस प्रकार से हम लोग एंट्री करते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई बात नहीं, चलिए हम लोग समझते हैं कि डिप्रिसिएशन का एंट्री कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, डिप्रिसिएशन का एंट्री के लिए आप लोगों को जर्नल याद रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को टोटल 8 स्टेप बताऊंगा, 7-8 स्टेप बताऊंगा। अगर 7 या 8 स्टेप को समझ गए, और फिर अभी मैं एक क्वेश्चन भी करा के दिखा दूंगा, है ना, एक क्वेश्चन भी लेंगे उसको करके देखेंगे, है ना। तो ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं कैसे हैं और क्या क्या जर्नल एंट्री इसमें करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्री में क्या क्या करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, है ना। तो सबसे पहले जब हम लोग संपत्ति को खरीदते हैं तो संपत्ति का क्रय पर लेखा, है ना, संपत्ति के क्रय पर लेखा। जब हम लोग संपत्ति को क्रय करते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स खरीदते हैं
तो हम लोग कैसे जर्नल बनाते हैं, है ना। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कौन से अमाउंट को डेबिट करते हैं और कौन से अमाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आने वाले को डेबिट करो, ठीक है। तो आने वाले को हम डेबिट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब हम संपत्ति खरीदेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, संपत्ति आएगा, तो हम उसको डेबिट करेंगे, यानी कि एसेट्स अकाउंट डेबिट। और जाने वाले को क्रेडिट करो, तो क्या जा रहा है, बदली में पैसा जा रहा है। और अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का जर्नल बनेगा, कब, जब हम लोग संपत्ति को खरीदते हैं तब। देखिए अब दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब देखिए दूसरा दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ। अच्छा, कुछ पॉइंट है जिसमें मैं लास्ट में चर्चा करूंगा, है ना, कि अच्छा बता देता हूँ कि डिप्रेशिएशन की गणना कब होती है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में होती है, इस बात को याद रखिएगा, एंड ऑफ द ईयर, है ना। प्रत्येक वर्ष के अंत में डिप्रेशिएशन का कैलकुलेशन करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि डिप्रेशिएशन किस अमाउंट पर निकालते हैं, तो डिप्रेशिएशन हम लोग हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर। ये दोनों बात आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा देखिए, मशीन खरीदते हैं या फिर संपत्ति खरीदते हैं, तो बहुत ऐसी संपत्तियां हैं जिसको हमको इंस्टॉल कराना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक कलम बनाने का मशीन लेके आए, तो उस मशीन को लाके पहले हमको फिक्स करना पड़ेगा, घर में इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसको इंस्टॉलेशन यानी बैठाने का खर्च, मशीन लगाने का खर्च बोलते हैं उसको हम लोग, मशीन लगाने का खर्च, लगाने का खर्च का लेखा, का लेखा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई खर्चा होता है तो उसको लागत में ही जोड़ देते हैं। आप लोग पढ़े जैसे कि मोहन ने एक बाइक खरीदा, उसका मॉडिफाई कराने में इतना खर्चा किया, उसका मतलब स्टार्टिंग में जो जो खर्चा होता है उन सारे खर्चों को हम लोग कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग देखिए, जिस प्रकार से खरीदने के लिए करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इंस्टॉलेशन का भी जर्नल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि जर्नल सेम बनेगा, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू केस या फिर बैंक अकाउंट, बस बिंग अलग होगा, ठीक है, बिंग अलग होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम खरीद लिए, खरीद के स्टॉल भी कर लिए। अब देखिए हरास जब लगेगा वर्ष के अंत में, है ना, वर्ष के अंत में जब हरास लगेगा तो हरास के लिए लेखा, हरास के लिए लेखा। तो हरास के लिए क्या डिप्रेसिएशन, मतलब फॉर डिप्रेसिएशन, फॉर डिप्रेसिएशन। तो डिप्रेसिएशन के लिए क्या जर्नल बनता है, तो दोस्तों डिप्रेसिएशन के लिए जर्नल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि डिप्रेसिएशन एक प्रकार का हानि और खर्चा है, तो हानि और खर्चे को डेबिट करो, ये कौन सा कहता है, ये हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट के नियम के हिसाब से बनेगा। डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर लग रहा है ना, तो एसेट्स पर लग रहा है, तो टू एसेट्स अकाउंट। जो भी एसेट्स का नाम रहे, मशीनरी रहे, फर्नीचर रहे, जो भी रहे, उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। ये तो हो रहा हम लोग का ह्रास का लेखा। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग का ह्रास होता है उस राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करते हैं। क्या करते हैं कि ह्रास की राशि को, ह्रास की राशि को लाभ हानि खाता में, लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये किए तो आपको सेकेंड, थर्ड अगर किए तो फोर्थ भी करना पड़ेगा। खाते में हस्तांतरण के लिए, हस्तांतरण का लेखा, फॉर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो उसके लिए जर्नल क्या बनेगा उसके लिए जर्नल बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू डिप्रेसिएशन अकाउंट, टू डिप्रेसिएशन अकाउंट। इस प्रकार से एंट्री हम लोग का बनता है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
अभी तक हम लोग कितना देखें, चौथा पॉइंट ना, चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट में मान लेते हैं कि अगर हम बीच में संपत्ति को बेच दिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई संपत्ति को हम लोग बीच में बेच दिए, है ना। तो पांचवा लिखिए संपत्ति की बिक्री पर लेखा, है ना, संपत्ति की बिक्री का लेखा, लेखा फॉर सेल्स ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को सेल्स कर रहे हैं तो उसका लेखा क्या होगा, ठीक है। तो उसका लेखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेल्स करते हैं तो पैसा आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो, तो टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट है पांचवा नंबर, है ना, पांचवा नंबर, छठा नंबर। छठा में कहा जा रहा है कि संपत्ति की बिक्री से हानि पर लेखा, संपत्ति की बिक्री से होने वाली हानि, हानि पर लेखा। अगर आप संपत्ति को हानि में बेचे हैं, जैसे कि 10,000 का सामान था, 8,000 में बेच दिए, तो लॉस हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या जर्नल बनाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए हम लोग जर्नल बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ठीक है। ये हम लोगों का इसमें क्या हुआ, सेल्स का भी हो गया और लॉस का भी हो गया। और अगर हमको सिर्फ लॉस का दिखाना है, सेल्स को नहीं, अगर मान लेते कि सेल्स को हम पहला में दिखा दिए और अगर हमको बस अभी लॉस दिखाना है, केवल हानि की लेखा, है ना, हानि की लेखा, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। एक एक चीज मिश्री की तरह, मक्खन की तरह घोल के पिला दूंगा, बस विश्वास करके बने रहना होगा। हानि की लेखा फॉर लॉस, लॉस के लिए, तो क्या बनेगा, बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट हो किन्हीं को तो पूछिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ हुआ तो लाभ के लिए क्या करेंगे, है ना, बिक्री से होने वाली लाभ की लेखा, तो लाभ का लेखा, लाभ का लेखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल है, जब हानि होता है तो हम लोग पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं और जब लाभ होगा तो हम लोग पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, जर्नल क्या बनेगा, उलट जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों और एक जर्नल आप लोगों को जान के रख लीजिए कि अवशेष मूल्य को जब बेचते हैं, कबाड़ी मूल्य को जब बेचते हैं तो उसके लिए क्या जर्नल बनता है, ठीक है। अवशेष मूल्य को बेचने पर, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर दो ताकि आप सभी को मजा आए, है ना। अवशेष, अवशेष मूल्य या फिर अवशेष संपत्ति लिखिए, अवशेष मूल्य नहीं, अवशेष संपत्ति को, अवशेष संपत्ति को बेचने का लेखा, बेचने का लेखा फॉर सेल्स ऑफ स्क्रैप मशीन। अगर स्क्रैप मशीन को बेच रहे हैं तो उसका लेखा क्या होगा, सिंपल सा जर्नल होगा दोस्तों। आने वाले को डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जिस प्रकार से बेचने पर होता है सेम प्रकार बनेगा, ठीक है। टू कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समझते हैं कि एसेट्स अकाउंट, सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और अगर डिप्रिसिएशन का अकाउंट ना समझें तो फिर कुछ नहीं समझें, है ना। मेला गए और पानी पूरी फुचका नहीं खाएं तो क्या खाएं, है ना।
तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हम लोग डिप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग लिखते हैं क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ह्रास खाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल है, डिप्रिसिएशन का अकाउंट खोलना बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल सी बात है, कोई भी अकाउंट रहे वह एक लेजर होता है। तो अगर लेजर है तो लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, अगर लेजर है तो लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, सिंपल सी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों जितना भी अकाउंट बनता है सारा का सारा जो बेस होता है ना वो जर्नल ही होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो जर्नल समझे, जर्नल के आधार पर ही हम लोगों का अकाउंट यानी कि लेजर बनता है। तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, डेट का। सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का, फिर बनाएंगे पार्टिकुलर्स का, है ना, पार्टिकुलर्स का। फिर एक कॉलम रहेगा आपका अमाउंट का, अमाउंट का। फिर से रहेगा आपका डेट का, फिर रहेगा आपका पार्टिकुलर्स का, और फिर से रहेगा आपका अमाउंट का, है ना। इस प्रकार से हम लोग का बनता है। इधर बनेगा क्रेडिट, इधर बनेगा डेबिट। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ पर भी रुपया का चिन्ह देंगे, यहाँ पर भी रुपया का चिन्ह देंगे, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आसान है सारे चीजें इतनी आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है कि मत पूछिए, बहुत आसान है ना। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं हाथ धो के पड़ा हूँ। आप लोगों का कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करा के रहूंगा, है ना। चलिए देखिएगा, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों पूरा जर्नल को हम लोग एकदम छानबीन करते हैं, ठीक है। पूरे जर्नल को देखिए छानबीन करते हैं। तो देखिए जर्नल कहाँ कहाँ से, यहाँ से शुरू हो रहा है जर्नल 1 नंबर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सी बात है कि हम लोग बना रहे हैं डिप्रिसिएशन का अकाउंट, यानी कि जिस जर्नल में डिप्रिसिएशन का जिक्र है हम लोग उसी को पकड़ेंगे, बाकी सबको नहीं पकड़ेंगे। तो देखिए चौथा नंबर को देखिए क्या कहा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लेते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग डिप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो डिप्रिसिएशन को नहीं लेंगे, डिप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। तो उसके साथ जो बच गया उसको लेंगे, उसका ऑपोजिट साइड में। तो उसका ऑपोजिट साइड में कौन बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच गया, और कहाँ पर है, डेबिट में। तो उसको हम लोग लेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग जो भी लिखेंगे बाय दे के लिखते हैं, यानी कि बाय क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि डिप्रिसिएशन बस एक जगह था, और देखिए डिप्रिसिएशन कहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो देखिए डिप्रिसिएशन और कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए डिप्रिसिएशन कहाँ पर, अगर हम लोग शुरू से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन है, यहाँ पर, है ना। तो हमने क्या कहा कि डिप्रिसिएशन अगर है जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको नहीं लेते हैं, यानी डिप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। अगर डिप्रिसिएशन को नहीं लेंगे तो जो बच गया उसके साथ, मतलब उसके ऑपोजिट साइड में उसको लेंगे। तो क्या बच गया, एसेट्स। एसेट्स कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो डेबिट में लेंगे। तो हम लोग डेबिट साइड में क्या लेंगे, तो टू एसेट्स। एसेट्स का नाम कुछ भी हो सकता है, टू एसेट्स में प्लांट मशीनरी कुछ भी रहेगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये बना 1 साल का, है ना। आपको 1 साल का कहा जाए, 2 साल का कहा जाए, 3 साल का, जितना साल का कहा जाएगा आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना होगा, कोई भी चेंजेज नहीं होता है। इधर हम लोग लिखते हैं क्या, बाय पीएल अकाउंट, सिंपल सी बात है। और जो अमाउंट आता है सेम अमाउंट इधर भी आता है, तो इसलिए हम लोग इधर भी क्या लिखते हैं, टू एसेट्स अकाउंट। और तारीख कौन सा बनाते हैं, एंडिंग, है ना। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 2022 का दिसंबर का मान लेते हैं 31 तारीख, है ना। मतलब जिस तारीख को हम खाता क्लोज कर रहे हैं उस तारीख का डेट बैठा करके बनाएंगे। और मान लेते हैं ये आपका 2024 का दिसंबर का 31 तारीख, जो भी रहे, दिसंबर का 31 तारीख, दिसंबर का 31 तारीख। तो इस प्रकार से जितना साल का कहेगा, 1 साल का कहे तो 1 साल का, 2 साल का कहे तो 2 साल का, अगर हम 3 साल का कहता है तो 3 साल का बनाएंगे, एक एक साल बढ़ा करके, है ना। इधर लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, और इधर लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट। तो देखिए 3 साल का बन गया, जो भी अमाउंट रहे अमाउंट के हिसाब से आप अमाउंट बैठाइएगा। ये 2023 था ना, ये 2024 मान लेते हैं, दिसंबर का 31, इस प्रकार से हम लोग का मान लेते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर और 1 साल का कहेगा तो जितना साल कहे इस प्रकार से बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का बनता है डिप्रिसिएशन अकाउंट, है ना।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। मुझे तो लगता है कि किन्हीं को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इतना बताने के बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग हम लोग इसको पूरा का पूरा जितना कॉन्सेप्ट था सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब 2-4 क्वेश्चन है जिसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। और हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को इसका एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर का एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे और एमसीक्यू पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एमसीक्यू इस चैप्टर से बन सकता है। उसको डिस्कशन करने के बाद चैप्टर एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग सिलेक्टिव कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि जर्नल का कुछ क्वेश्चन करेंगे, डिप्रेसेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग ओवरऑल बहुत अच्छा तैयारी कराऊंगा मैं आप लोगों का, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डिप्रेसेशन बस इतना ही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को पूरा क्लोज कर देते हैं, एक लंबा सा लाइन खींच करके इस प्रकार से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन मजा आया होगा। बहुत लंबा सेशन चला गया, बट कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं तो रंग लाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।